हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम करेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर हमारा ये फर्स्ट, राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां। ठीक है, इससे पहले हम हिस्ट्री का करते थे, आज से हम पोल साइंस का भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। हम देखिए, जो पहला ही पॉइंट हो जाएगा हमारा वो ये है। देखिए, ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है ये चैप्टर, लेकिन इतना भी नहीं है। आप इस वीडियो को एक दो बार देखिए और ध्यान से सुनिए तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये चैप्टर, बट आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को एक दो बार जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपको भी अच्छे से क्लियर होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इजी लैंग्वेज में और अच्छे से क्लियर करवाऊं। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, 14-15 अगस्त में मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ। जो हमारा हिंदुस्तान है ना, वो 14-15 अगस्त मध्य रात्रि मतलब कि आधी रात को हिंदुस्तान जो है वो आजाद हुआ था। ठीक है, पहले पीएम नेहरू जी ने इस रात एक प्रसिद्ध भाषण दिया था। जो पीएम है ना हमारे नेहरू जी, प्रधानमंत्री, उन्होंने इस रात एक प्रसिद्ध मतलब कि फेमस भाषण दिया था। तो देखिए वो भाषण क्या है। भाग्यवतु से चिर प्रतिशत भेंट या टिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रसिद्ध भाषण दिया था नेहरू जी ने मध्य रात्रि आधी रात को। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, जो ये नेहरू जी ने भाषण दिया था ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, इस पे मैंने IM लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम्स में पूछा गया ये क्वेश्चन। देखिए, भारत की आजादी के समय किन दो बातों पर सबकी सहमति थी। मतलब कि भारत जब आजाद हो चुका था तो वो कौन सी दो बातें थी जिन पर सभी लोगों की सहमति थी। तो देखिए, पहला जो पॉइंट हो जाएगा हमारा वो ये है। देखिए, लोकतांत्रिक शासन चलाया जाएगा। मतलब कि हमारा देश आजाद तो हो चुका है, तो आजादी के बाद हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन चलाया जाएगा। इस बात पर सभी लोगों की सहमति थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। जो सरकार है वो सबके अच्छे बुरे के लिए, सबके भले के लिए काम करेगी, सबके बारे में सोचेगी, चाहे फिर वो गरीब हो या अमीर हो, मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो, सबके अच्छे बुरे के बारे में, भले के बारे में सोचेगी। एक इस पॉइंट पर सभी की सहमति थी। तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे, ये क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। 1947 का साल बहुत हिंसा और त्रासदी से भरा हुआ था। देखिए, 1947 में 14-15 अगस्त को हमारा देश जो है वो आजाद हुआ था। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन हिंसा वाला क्यों है? क्योंकि इस टाइम पर भारत और पाकिस्तान के टुकड़े हुए थे, मुसलमान वगैरह जो वो बहुत लड़ाई वगैरह, मारकाट, ये सब चीज हुई थी। तो इसलिए इसको हिंसा वाला वो भी कहा जाता है साल। ठीक है, हिंसा और त्रासदी भरा हुआ साल भी कहा जाता है इसलिए। आगे देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर पेपर में आता है ये, इस पूरे चैप्टर में से ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए, आजाद भारत के समक्ष 3 चुनौतियां कौन सी थी? जब भारत आजाद हुआ तो उसके समक्ष जो 3 चुनौतियां थी ना, वो कौन सी थी? देखिए, पहला, एकता के सूत्र में देश को बांधे रखना। जो एकता, उसके सूत्र में देश को बांधना। ठीक है, देखिए, हमारे देश में बहुत सारी विविधता थी। जो हमारा देश है ना वो बहुत विविधता वाला था। विविधता मीन्स वैरायटी, मतलब कि हमारे देश में बहुत सारी वैरायटियां थी। ठीक है, यहाँ भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती थी। हमारे देश में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती थी, मतलब कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे हमारे देश में। ठीक है, तथा कई तरह की जातियां, धर्म हैं, मतलब कि बहुत सारी जाति धर्म वगैरह भी हैं, कई जातियों वाले लोग हैं, धर्म वगैरह वाले। ठीक है, हमारे देश में और रंग
रंग रूप तथा परंपराएं रीति रिवाज अलग हैं। ऐसे में इतनी विविधता से भरे विशाल देश को एकजुट रख पाना कठिन था। मतलब कि हमारे देश में बहुत सारी वैरायटी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी धर्म जातियां अलग है, उनका रंग रूप अलग है, उनकी जो परंपराएं वगैरह होती है, रीति रिवाज है, वो बहुत अलग है। मतलब कि इतने पूरे देश में, इतनी जनसंख्या में, इतने सारे लोगों में, उस पूरे देश को, उस जनसंख्या को एक साथ एकजुट, एक साथ बांधे रखना, यह बहुत कठिन था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो एक पहली चुनौती ये हो गई हमारे लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जो सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा वो ये है, देखिए, लोकतंत्र कायम करना। हमारे देश में ये हमने पहले ही फैसला कर लिया था, जो हमारी, देखिए ये मैंने ऊपर बताया था, जो हमारी सरकार होगी वो लोकतांत्रिक शासन चलाएगी। देखिए जो ये पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे, लोकतांत्रिक शासन चलाया जाएगा, तो यही है। देखिए सेकंड पॉइंट है लोकतंत्र कायम करना। सरकार के सामने फैसला पूर्वक लोकतंत्र कायम करना भी एक चुनौती थी। मतलब कि इतने पूरे देश में लोकतंत्र, मतलब सभी को एक साथ रखना, ये बहुत मुश्किल था। यह भी एक चुनौती थी कि लोकतंत्र कायम करना। ठीक है, आगे देखिए थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा, सारे समाज का विकास हो। देश में अब इस प्रकार से शासन चलाना था जिसमें समूचे समाज का विकास हो, समाज में सबको समानता मिले, सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा मिले। मतलब कि जो हमारा देश है उसमें सभी को, मतलब कि सभी व्यक्ति जितने भी हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति का हो, उनको सभी को समानता मिलनी चाहिए, उनको सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव वगैरह ये सब चीज नहीं होना चाहिए। चाहे फिर वो धार्मिक संस्कृति वाले हो, मतलब कि कोई अलग धर्म जाति वाले हो, कोई अलग भाषा वाले व्यक्ति हो, मतलब कि कोई भी हो, सबके साथ समानता होनी चाहिए, सभी के साथ। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये भी हो जाएगा हमारा, ये भी एक चुनौती है। तीन चुनौतियां मैंने बताई हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा और अपनी नोटबुक में नोट डाउन साथ साथ करते चलिएगा, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, ये चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा। देखिए 1947 में विभाजन के कारण एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। मतलब कि 1947 में विभाजन के कारण सिर्फ एक नहीं, दो राष्ट्र थे जो अस्तित्व में आए। वो कौन से थे? एक तो भारत हो जाएगा हमारा और दूसरा है ये पाकिस्तान। ठीक है, आगे देखिए, ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांटा गया। जो हमारे ब्रिटिश इंडिया है ना, इसको बांटा गया था, एक तो भारत और एक पाकिस्तान। इसको बांटा गया था, ब्रिटिश को बांटा गया था भारत और पाकिस्तान के रूप में। ठीक है, आगे देखिए, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत दिया। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये छोटे 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो देखिए, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं, जो भारत है वो किसी एक कौम का नहीं बल्कि दो कौमों का देश है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार जो हमारा भारत है ना, वो किसी एक कौम का नहीं होगा बल्कि दो कौमों का देश होगा। देखिए, एक तो हिंदू और दूसरा मुसलमान नाम की दो कौम का देश है। इसी कारण मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग ने अपने लिए अलग देश की मांग, जो मुसलमान है ना, उन्होंने अपने लिए, खुद के लिए, मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की। देखिए, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का मतलब यही होता है, राष्ट्रीय मतलब देश, द्वि मतलब दो। तो ये दो देश हैं जो ये कौन से, एक तो हिंदू और एक मुसलमान। तो इसका ये है, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध किसने किया था? देखिए, कांग्रेस ने किया था इसका विरोध। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा इसको भी। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध जो है वो किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, विभाजन किस प्रकार हुआ।
ये देखते हैं। फैसला यह हुआ कि इंडिया जो है उसको दो भागों में बांटा जाएगा, एक तो भारत और एक पाकिस्तान। देखिए, बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर होगा। जो बंटवारा है वो धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर होगा। देखिए, जो पहला वो हो जाएगा, विभाजन हुआ था, जो पहला पॉइंट इसका, देखिए मैंने ये छोटा सा लिखा हुआ है रेड पेन से, आप थोड़ा बस इसको ध्यान से सुनते चलिएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखिए, जो पहला पॉइंट है वो मैं पढ़ रही हूँ। पहली जो मुश्किल आई वो क्या थी, देखिए, अब जहां पे मुसलमान अधिक होंगे वो पाकिस्तान होगा। मतलब कि जिस जगह पे, जिस स्थान पे अधिक मुसलमान होंगे ना, वो तो पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। और जहां हिंदू लोग अधिक होंगे वो भारत हो जाएगा। समझ में आया कि मतलब कि जिस जगह पर मुसलमान होंगे ना ज्यादा से ज्यादा, वो तो हमारा पाकिस्तान हो जाएगा। और जहां पे जो हम हिंदू लोग हैं वो अधिक होंगे तो वो भारत हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा पॉइंट है, ऐसी दो जगह थी। देखिए, ऐसी दो जगह थी जहां मुसलमान ज्यादा थे, एक पूर्व में दूसरा पश्चिम में। एक तो पूर्व में थे और दूसरा पश्चिम में। अब यह समस्या थी कि इन्हें जोड़े कैसे। समझ में आ रहा है। देखिए, ऐसी दो जगह थी जहां मुसलमान ज्यादा थे, तो मुसलमान कहाँ ज्यादा थे, एक तो पूर्व में और दूसरा पश्चिम में। अब समस्या ये थी भाई कि इन दोनों को जोड़े कैसे। तो आगे देखिए, फैसला यह हुआ कि पाकिस्तान दो बनाए जाएंगे। फैसला यह हुआ कि जो पाकिस्तान है ना वो दो बनाए जाएंगे। एक तो पूर्वी पाकिस्तान, देखिए मैंने कोड वर्ड में लिख रखा है छोटा छोटा करके पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान, और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। जो पाकिस्तान है वो दो बनाए जाएंगे, एक तो पूर्वी पाकिस्तान हो जाएगा हमारा और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। देखिए, मैंने रेड पेन से लिख रखा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सीमांत गांधी के नाम से मशहूर थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध किया, ठीक है। ये छोटे क्वेश्चन में एक दो में पूछा जाता है तो आप इसको याद रखिएगा। सीमांत गांधी के नाम से मशहूर थे, कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध किया। तो देखिए, तीसरा पॉइंट देखिए, पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्सों में बहुसंख्यक गैर मुस्लिम थे। फिर फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में जो बंटवारा होगा वो धार्मिक बहुसंख्या पर होगा। और इन्होंने ये फैसला किया कि यहाँ पर जिले बांट दिए जाएंगे या निचले स्तर पर होंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा देखते हैं हम आगे, पहले ये क्लियर कर लेते हैं, इसी का ही है ये भी। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को यह फैसला नहीं हो पाया कि आजादी के दिन लोगों को यह पता नहीं था कि वो भारत में है या पाकिस्तान में। मतलब जो 14-15 अगस्त को मध्य रात्रि को यह फैसला नहीं हो पाया कि आजादी के समय, आजादी के दिन लोग भारत में हैं या पाकिस्तान में हैं, यह फैसला नहीं हो पाया। देखिए, पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन के सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई। जो पंजाब और बंगाल का जो बंटवारा हुआ था ना, विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई। चौथा पॉइंट देखिए हमारा, अल्पसंख्यकों की समस्या भी गंभीर थी क्योंकि सीमा के दोनों तरफ ही अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान है वहां पर लाखों की संख्या में हिंदू और सिख थे। ठीक इसी तरह भारत के पंजाब और बंगाल में लाखों की संख्या में मुस्लिम थे। समझ आया। देखिए, मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ। अल्पसंख्यकों की समस्या भी गंभीर थी क्योंकि सीमा के दोनों तरफ ही अल्पसंख्यक थे। जो इलाके थे, ठीक है, अब पाकिस्तान है वहां पर लाखों की संख्या में हिंदू और सिख थे। ठीक इसी तरह भारत के, जो हमारा भारत में भी ये पंजाब और ये बंगाल है ना, ठीक है, इसमें लाखों की संख्या में कौन थे, मुस्लिम थे, ठीक है। लोग अपने घर में ही विदेशी बन के रह गए। जो लोग थे ना वो अपने घर में ही विदेशी बन के रह गए।
जिस धरती पर, जिन घरों में वे लोग सदियों से अपने पूर्वजों के साथ रहते चले आ रहे थे, आज वही उनसे छिन गया था। अपने ही देश में सब पराये हो चुके थे। ठीक है, दोनों तरफ अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे थे, उन्हें मारा जाने लगा। ऐसे में उनके पास एक ही रास्ता था, देश छोड़कर अपनी जान बचाए। ठीक है, कई बार ऐसा उन्हें चंद घंटों में करना था, मतलब कि कई बार उनके पास टाइम भी नहीं होता था और चंद घंटों में उनको करना पड़ता था। आइए मैं आपको ये दिखाती हूँ कि कैसे वो अपने देश में जब बंटवारा हुआ उस समय कैसे लोग अपने देश में जा रहे थे, कितनी भीड़ वगैरह मची हुई थी। आपने एक वो फिल्म देखी है ना, गदर, उसमें कितनी लड़ाई मारकाट वगैरह, तो मतलब वही सीन था एकदम। ये देखिए 1947 में ये ट्रेन जो भरी हुई देख रहे हैं ना आप, ये इसी तरह लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। जो ये मुसलमान हैं, भारत वाले हैं, जब ये बंटवारा हुआ था, लड़ाई वगैरह हुई थी, तो अब ये ट्रेन में देख रहे हैं ना कितने सारे लोग, कितनी भीड़ है। तो ये इसीलिए है क्योंकि ये अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। आपने वो गदर फिल्म देखी ना, सेम वही सीन है। ठीक है, इसका ये चैप्टर 1 का पार्ट हमारा यहीं तक था। पार्ट 1, पार्ट 2 लेके आऊंगी मैं, इसका कल अपलोड करूंगी। तो आज हमने पोल साइंस की शुरुआत की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये प्रॉब्लम है, अच्छे से इसको क्लियर करो। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो चीज मैं आपको अच्छे से